नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो कल हुआ वो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कल साउंड में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, वॉइस नहीं आ रही थी, लेकिन आज ऐसी दिक्कत नहीं होगी। बाकी पीडीएफ आपको मैंने दे दिया था, साथ ही में अभी भाव समास के उदाहरण भी मैंने आपको दे दिए थे। आई होप आपने वो चीज़ें पढ़ ली होंगी। अब यही भाव पढ़िए, उसके बाद हम जो है एक एक करके आपको हर दिन एक एक समास के उदाहरण देते जाएंगे। आपको पढ़ना है उन्हें, ताकि अगर एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछे जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसी के साथ चलिए दोबारा से क्लास शुरू करते हैं। जुड़ जाइए सब, चलिए जुड़ जाएंगे आराम आराम से। बाकी आज हम समास पढ़ने वाले हैं। समास से पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने वर्णमाला पढ़ ली थी, संधि के हमने तीनों भेद पढ़ लिए थे, साथ ही में हमने जो है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ लिया था। आज हम समास पढ़ेंगे। समास के दो पार्ट होंगे। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट अगली वीडियो में होगा। साथ ही में फिर उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। बाकी 29 जनवरी से आपकी जो है सारी क्लासेस लग जाएंगी। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, फिर जीएस तो हमारा छोटा सा पार्ट है ना। फिर एचपीजीके हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। ये एचपीजीके सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, मैक्सिमम जुड़ गए हैं जितने जुड़ते थे। तो समास को पढ़ेंगे। जो हमारा समास का अर्थ होता है वो क्या होता है? समास का अगर एक शब्द में कहे समास का अर्थ बताइए, क्या बताएंगे समास का अर्थ? तो हम कहेंगे समास संक्षेप। बात खत्म, इतना ही कहेंगे कि संक्षेप। अगर संक्षेप को हम और संक्षेप में देखें तो शब्दों के समूह के लिए एक छोटा सा शब्द, शब्दों के समूह के लिए एक छोटा सा शब्द, मतलब कि शब्दों के एक बड़े से समूह के लिए एक ही शब्द, एक छोटा सा शब्द हम प्रयोग करेंगे, और वह शब्द ऐसा होगा जो समूचे समूह को, पूरे समूह को, शब्दों के पूरे समूह के सही अर्थ को प्रकट करेगा। ये हमारा हो जाएगा समास। समास दो शब्दों का समूह होता है। पहला हमारा पूर्व पद कहलाता है और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद को दोस्तों हम प्रथम पद के नाम से भी जानते हैं और उत्तर पद को हम द्वितीय पद के नाम से भी जानते हैं। इन चीज़ों को किताब में मत पढ़िएगा वरना खजल हो जाओगे थोड़े से। बाकी नोट्स से पढ़िएगा। नोट्स में, क्योंकि हम मेहनत करके नोट्स बना रहे हैं, रात के 2-2 बज जाते हैं, एक मतलब आधे घंटे की क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, आधे घंटे का कंटेंट बनाने के लिए हम मतलब पूरा दिन मेहनत करते हैं। तो ये कंटेंट बेस्ट है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूर्व पद और उत्तर पद से जब हम दोस्तों पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाते हैं तो एक हमारा नया पद बनेगा। उस नए पद को हम समास कहेंगे, समस्त पद कहेंगे या सामासिक पद कहेंगे। तो उत्तर पद और पूर्व पद को मिलाने पर जो हमारा तीसरा पद बनेगा उसको हम 3 नाम से जानेंगे। कौन कौन से? समास, समस्त पद और सामासिक पद। समास के हमारे 6 भेद होते हैं। आपने भी पढ़े होंगे, हमने भी पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं। 10th से पहले मुझे नहीं याद पढ़े हैं, लेकिन हमने 10th में पढ़े हैं। मैंने इस तरीके से पढ़े हैं कि मुझे याद नहीं थे, शायद आपने अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो समास के हमारे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ये हमारे 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से हमारे कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे समास के 4 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय और द्विगु समास हमारे मुख्य रूप से नहीं होते। आप चिंता मत करिए, हम पढ़ेंगे 6 के 6 ही। तैयारी हम ऐसे करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे साथ मेहनत से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाए। बाकी समास को पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ नोट करनी है, कुछ चीज़ें। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो अच्छी बात है दोस्तों। अगर नहीं बैठे तो अगली क्लास से आप कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास का हमारा प्रथम पद प्रधान होता है। तो याद रखिएगा किस किस का हमारा प्रथम पद हमारा प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास और द्विगु समास का। तत्पुरुष समास और कर्मधार समास का हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। प्रथम पद हमारा अव्ययी भाव और द्विगु समास का होगा। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास का हमारा उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होंगे और बहुब्रीहि समास का हमारा कोई भी पद प्रधान नहीं होगा दोस्तों। आगे जब आप समास को पढ़ोगे, समास पढ़ने में आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, अव्यय या अभिकारी। पद भी कह सकते हैं, शब्द भी कह सकते हैं, अव्यय या अभिकारी शब्द। या क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अव्यय या अभिकारी शब्द किसे कहते हैं। तो वैसे शब्द जिन पर लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, लिंग, वचन आदि का प्रभाव पड़ने पर उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना आए, वो शब्द हमारे कैसे होंगे? अभिकारी या अव्यय शब्द होंगे दोस्तों। इतना समझ आ गया? चलिए, अच्छी बात है, समझ आ गया होगा। बाकी आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार आप
लाइव चैट में आइए, लाइव चैट में आकर हमें बता दीजिए आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। हालांकि ये वीडियो लाइव नहीं है, ये हमने यूट्यूब प्रीमियम पर डाली है, लेकिन आपके साथ मैं भी इस वीडियो को देख रहा हूँ, आपके कमेंट मुझे भी शो होंगे, आपकी समस्याएं मुझे भी पता लगेंगी, आपके विचारों से मैं भी अवगत होऊंगा। तो लाइव चैट में बताइएगा, आपको समझ आ रहा होगा तो बताइए, नहीं आ रहा तो भी बताइए। तो पहला हमारा समास है वो है हमारा अव्ययी भाव समास। तो क्या होता है अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास? तो चलिए पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, जैसे आ, यथा, भर, प्रति, तथा, अथवा, इधर, यहाँ, वहाँ आदि, है ना। आगे हमारा जो होगा एक अव्यय अलग ही टॉपिक आ जाएगा, डिटेल में पढ़ेंगे, आप फिलहाल आप इतना ही पढ़ लो। मतलब ये समझ लेना ना कि जिस भी शब्द के आगे हमारा आ, यथा, भर, प्रति, तथा मैक्सिमम हमारे यही यूज होंगे। जिस शब्द के आगे ये लग जाएंगे उसका अर्थ पूरी तरह से अर्थ बदल देंगे ये शब्द। मतलब जैसे कि एक शब्द है कोई, जैसे जन्म, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। जैसे हमारा जन्म है, मान लीजिए अकेला शब्द है हमारा जन्म, जन्म का एक अलग मतलब है ना। जैसे ही इसके आगे अव्यय लग जाता है, अव्यय कौन सा लगा हमारा इसके सामने, अव्यय लगा हमारा आ, तो ये बन गया हमारा आजन्म। क्या बना हमारा? आजन्म बना, आजन्म बना। तो इसने क्या किया, जन्म के पूरे अर्थ को ही बदल दिया, बदल दिया ना। तो ये हमारा कैसा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आई होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। फिर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार देखिए, शक्ति का अपना एक अलग मतलब होता है, लेकिन जैसे ही यथा लिखा इसका पूरा अर्थ ही चेंज कर दिया। पेट, पेट का हमारा अलग मतलब होता है। जैसे भर हमारा अव्यय है, भर इसके आगे लग गया, पूरा अर्थ ही बदल दिया। दिन, दिन के आगे ये प्रति जो हमारा अव्यय लगा, पूरा अर्थ ही बदल दिया। जब आप जो आपको मैंने पीडीएफ दिया था, अगर आपने पीडीएफ को पढ़ा होगा, पीडीएफ को मैंने इस तरीके से मतलब जो शब्द लिखे हैं ना, जिससे आपको कॉमन सेंस से आप बता पाओगे कि ये कौन सा समास है। बाकी ऐसा है कि जितना मेरा मानना है, जो आपके समास है वो आपकी कॉमन सेंस के ऊपर ही डिपेंड है। कॉमन सेंस अगर आपकी अच्छी है तो आप समास को कर लेंगे। बाकी एक और पॉइंट टू बी नोटेड कि पुनरुक्ति शब्द हमारे अव्ययी भाव समास में आते हैं। अब बात आती है कि ये पुनरुक्ति या पुनरुक्ति शब्द होते क्या हैं। तो पुनरुक्ति शब्द दोस्तों वे शब्द होते हैं जो कि दो बार रिपीट होते हों। एक ही शब्द दो बार रिपीट होता तो वो हमारा कैसा होगा? पुनरुक्ति शब्द होगा। मतलब जैसे अगर हम धीरे धीरे की बात करें तो बीच में क्या लग रहा है? योजक लग रहा है ना, योजक मतलब डैश का चिन्ह लग रहा है ना, तो इसे योजक चिन्ह कहते हैं। डैश लग रहा है तो आप कहेंगे कि ये तो द्वंद्व समास है। आपने कैसे कहा कि ये हमारे ये हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास हो जाएंगे? तो मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये परिभाषा कह रही है कि पुनरुक्ति शब्द हमारे अव्ययी भाव समास में आते हैं। और पुनरुक्ति शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जिसमें कि एक ही शब्द जो है दो बार प्रयोग हो, जैसे धीरे धीरे, बार बार, साफ साफ, एकाएक। और रही बात द्वंद्व समास की, वो द्वंद्व समास में भी पढ़ लेंगे। जैसे द्वंद्व समास में ना पहला शब्द जो है दूसरे का ऑपोजिट होगा माफ कीजिएगा, पहला शब्द हमारा दूसरे का ऑपोजिट होगा, दूसरा पहले का ऑपोजिट होगा। दिन रात, भाई बहन, है ना। इतना समझ गए? चलिए अच्छी बात है, समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं, तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो। परिभाषा कितनी याद करोगे? बताइए जरा, कितनी परिभाषाएं याद करोगे? जो परिभाषा याद करने के लिए होगी वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ज़्यादा परिभाषा याद नहीं रखनी। जो मेन कंसेप्ट है आपको वही याद रखना है। बाकी यहाँ पर हमारा कौन सा शब्द आया? मेन एक आया कारक शब्द, कारक शब्द। तो कारक आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे। तो कारक दोस्तों हमारे 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध होता है हमारा का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे ओ या हे ओ अरे, जो भी है। बाकी जो हम समास के हमारे 6 भेद होते हैं, वहीं तत्पुरुष समास के भी हमारे भेद होते हैं। और कितने भेद होते हैं? ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सभी तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़कर, मतलब कर्म से लेकर अधिकरण तक, कर्म से लेकर अधिकरण तक हमारे ये कितने 6 भेद हो जाते हैं तत्पुरुष समास के। ये हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा शायद, लेकिन पूछ भी लेंगे तो हमने पढ़ लिया है। तो इसी तरह से हमारे तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा?
चलिए नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। वही बात करें कर्म तत्पुरुष समास की, तो आपको क्या करना है, जो मैंने ये टेबल बताया ना, टेबल ही कही है, ये आपको याद कर लेना है। अगर याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि याद है तो आप तत्पुरुष समास को पहचानने में आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। अगर आपको याद नहीं है तो दोस्तों याद कर लीजिए। बाकी पीडीएफ दिया था मैंने, शायद आपने याद कर भी लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कारक आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो कर्म तत्पुरुष हमारा कहता है कि कर्म कारक की भी विभक्ति को का लोप हो जाना, या को का लोप हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास की हमारी पहचान क्या होगी? हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कर्म तत्पुरुष समास है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है ना, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा समास है, मतलब तत्पुरुष समास है, मतलब यह शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है, या कोई अनदर जो अदर है वो समास है। लेकिन कर्म तत्पुरुष में शायद ही इतना डीपली जाएंगे वो लोग, पर जाएंगे तो पढ़ रखेंगे। बाकी जैसे इसमें कहा गया है ना कि कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, कैसे, चलिए बताते हैं। जैसे रथ चालक, रथ चालक का हमारा अर्थ क्या होता है? रथ को चलाने वाला। लेकिन जो ये शब्द दिया है ना रथ चालक, अगर आप देखोगे तो रथ के आगे को लगना चाहिए था ना, को, रथ को चलाने वाला को लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर को नहीं है, को का लोप है। लोप पड़ा था, कहाँ पड़ा था? विसर्ग संधि में विसर्ग का लोप हो जाना। लोप का मतलब छुपना। तो क्या है, क हमारा गायब है ना, को हमारे यहाँ पे गायब है, तो ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे देखते हैं जेब कतरा, जेब कतरे का अगर हम मतलब निकाले तो क्या होता है? जेब को कतरने वाला या जेब को काटने वाला, है ना। तो यहाँ पर को का फिर से लोप हो जाता है, जेब को काटने वाला। गगन चुंबी, गगन को चुंबने वाला या गगन को चुंबने वाली, फिर से यहाँ पर को का लोप हो रहा है। ये आई होप इतना समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है इतने में समझ आ जाएगी। करण तत्पुरुष समास एक बार पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा, आप 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, लेकिन एक टाइम पे आपको समझ ही आएगी। करण तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? करण की विभक्ति का लोप हो जाएगा। और करण की विभक्ति हमारी कौन सी होती है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, तो ये हमारी विभक्ति होती है। जैसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण मतलब करुणा से भरा हुआ या करुणा के द्वारा भरा हुआ। ये इस बात जो बात मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा, आगे जब हम इसके और टाइप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। करण कारक की विभक्ति से के द्वारा। जब ये शब्द आए ना करुणापूर्ण, देखिएगा करुणा के द्वारा या करुणा से पूर्ण, ये दोनों शब्द सही फिट बैठ रहे हैं, सही फिट बैठ रहे हैं, तो ये हमारा करण तत्पुरुष समास होगा। आगे देखते हैं सुर रचित, मतलब सूरदास के द्वारा रचित या सूरदास से रचित, कौन सा शब्द ज़्यादा? सूरदास के द्वारा रचित है ना, और ये किसकी विभक्ति है? हमारी करण तत्पुरुष समास की विभक्ति है। उसी तरह देखें रोगग्रस्त, रोगग्रस्त की बात करें तो रोग से घिरा हुआ या रोग से ग्रसित, जकड़ा हुआ है ना रोग से, तो से का फिर से लोप हो रहा है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। रेखांकित की बात करें तो रेखा से अंकित कहेंगे ना, रेखा के द्वारा अंकित या रेखा से अंकित, तो ये भी हमारा हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष की बात करें, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए का हमारे यहाँ पे लोप होता है। जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला, तो गायों के लिए ही शाला है ना, गौशाला गायों के लिए शाला, एक शाला नहीं है, एक से अधिक, एक गाय नहीं है, एक से अधिक गाय है, ये भी याद रखिएगा। गौशाला गायों के लिए शाला, तो के का यहाँ पर क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। पाठशाला, पाठ पढ़ने के लिए शाला या पाठ के लिए शाला या पाठ करने के लिए शाला, तो के लिए का फिर से लोप हो रहा है। प्रयोगशाला, प्रयोग से शाला थोड़ी ना बोलोगे आप इसे, प्रयोग के द्वारा शाला नहीं बोलोगे ना, इसे तो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग करने के लिए शाला या प्रयोग के लिए शाला कहोगे। तो क्या के लिए शब्द यहाँ पर फिट बैठ रहा, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हमारा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास के बारे में। तो ये कह रहा है कि अपादान कारक की विभक्ति से, तो अपादान की हमारी फिर से विभक्ति हो जाती है से, तो यहाँ पर काम होगा अलग होने का भाव होता है। जैसे अपादान से जुदाई, याद रखिएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से दे के द्वारा, जो भी आगे आएगा आप याद रखिएगा अपादान से जुदाई, अपादान से जुदाई। जुदाई मतलब जो ये अपादान तत्पुरुष समास होगा, जो इसमें जो से होगा वो अलग होने का भाव आपको प्रकट करेगा, अलग होने का भाव प्रकट करेगा। जैसे रोग मुक्त, ऊपर हमने क्या पढ़ा था? रोग ग्रसित, रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित, तो क्या था? रोग उसके निकट था, उससे संबंध रख रहा था, उस नज़दीक था ना, उससे एक हो रहे थे ना दोनों, रोग और आदमी।
रोग ग्रसित, यहाँ पर रोग मुक्त है, रोग से मुक्त। क्या हो रहा है, जुदाई हो रही है ना उस आदमी की, उस पर्टिकुलर आदमी की क्या हो रही है, रोग से जुदाई हो रही है। रोग अलग हो रहा है तो रोग से जुदाई का भाव हो रहा है, तो ये हमारा कैसा आएगा, अपदान तत्पुरुष में आ जाएगा। धनहीन, धन से हीन, धन से आदमी हीन हो गया तो धन उससे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, जुदाई हो रही है धन से। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से जुदाई हो रही है। कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। आगे हम संबंध तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम 3 ही समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास तक, बाकी आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है। तो संबंध की विभक्ति कौन सी होती है हमारी, का, के, की होती है, तो इनका लोप होगा। जैसे राजमाता, राजा की माता, राज्य से माता नहीं होगा, या राजा से माता नहीं, राजा के द्वारा माता, या राजा से माता नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या फिट बैठेगा हमारा, राजा की माता। तो यहाँ पर राज की का लोप हो रहा है। राजमहल की बात करें, राजा का महल। दशरथ नंदन, दशरथ के नंदन। अगर आप लोगों ने समास पहले भी पढ़ा होगा तो आप लोग बोलोगे कि दशरथ नंदन ये बहुब्रीहि समास में क्यों नहीं आया। बहुब्रीहि समास में हमारा क्या आता है, दशरथ, जैसे वो आता ना कि एक बड़ा सा शब्दों का समूह एक छोटे से तीसरे, किसी तीसरे की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं। ये 2 शब्द मिलकर तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। ये जब बहुब्रीहि आएगा वहाँ पढ़ लेंगे। जैसे मैं यहाँ बताऊँ कि ये दशरथ नंदन हमारा बहुब्रीहि समास क्यों नहीं है, तो ये इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि दशरथ नंदन जो हमारे दशरथ जी थे, वो उनके 4 पुत्र थे। तो यहाँ पर दशरथ नंदन मतलब दशरथ के नंदन, दशरथ के पुत्र। तो दशरथ के 4 पुत्र हैं ना, यहाँ पर दशरथ के 4 पुत्र हैं, किसी एक पुत्र के प्रति इशारा नहीं किया गया है, किसी एक के संदर्भ में नहीं कहा गया है। अगर किसी एक के संदर्भ में कहा गया होता तो हम कह देते कि ये बहुब्रीहि समास है, लेकिन यहाँ चारों के बारे में कहा गया है, तो ये हमारा संबंध तत्पुरुष समास में आएगा, तत्पुरुष समास में आएगा दोस्तों। शिवालय की बात करें तो आलय होता है हमारा आश्रय या घर। शिव का आलय, शिव का घर। तो शिव से आलय नहीं कहोगे, तो शिव का आलय ही कहोगे ना, शिव का घर। देशभक्त कहें, देश का भक्त, देश से भक्त नहीं कहेंगे। राम भक्त, राम के द्वारा भक्त नहीं कहेंगे, राम के भक्त कहेंगे, या राम के द्वारा राम से भक्त भी नहीं कहेंगे, तो राम का भक्त। तो यहाँ पर का लोप हो रहा है, के का लोप या की का लोप जहाँ पर भी होगा। बाकी आप एग्जाम्पल में बड़े आराम से समझ जाओगे। मैंने कहा ना, जिसकी कॉमन सेंस सही है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है जल्दी, वो बड़ी आसानी से कर लेगा। बाकी जिनकी ऑब्जर्वेशन स्किल कम है वो चिंता मत कीजिएगा, वो भी आराम से समझ जाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए। शिव भक्ति, शिव की भक्ति, शिव के द्वारा भक्ति नहीं होगी ना, भक्ति तो हम करते हैं शिव की भक्ति जी। आगे लास्ट पार्ट देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो इसमें अधिकरण की जो विभक्ति होगी वो विभक्ति हमारी क्या होती है, अधिकरण में पर हमारी विभक्ति होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा लोप हो जाएगा। जैसे लोकप्रिय, लोकप्रिय की अगर हम बात करते हैं तो लोकप्रिय का अर्थ क्या होता है हमारा, लोक में प्रिय या लोगों में प्रिय। तो यहाँ पर मे का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है ना, मे की जुदाई हो रही है। मे हमारा छिप रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास ये हो जाएगा। आप बीती, अपने पर बीती, खुद पर बीती ना, पर का ये हो रहा है यहाँ पर लोप। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी करने हैं। यहाँ तक कोई दुख दर्द पीड़ा, अगर किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा होगी तो आपने क्या करना है, सीधा व्हाट्सएप पर आइएगा। ग्रुप में तो आप मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन आपने क्या करना है, पर्सनल मैसेज कीजिएगा अपनी समस्या को, हम समस्या सुलझाने के लिए तत्पर है। चलिए आगे देखते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास की जो परिभाषा है दोस्तों, परिभाषा में कर्मधारय समास में आप पूरी परिभाषा याद मत रखिए, जैसे कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, कितना याद करोगे उससे बड़े समझ लो। समझना क्या है, कर्मधारय समास में 2 बातें याद रखिएगा। वो कौन सी बात आपको याद रखनी है, वो रखनी है आपको विशेषण विशेष्य और उपमान और उपमेय। अब ये क्या होते हैं, कभी पढ़े हैं, बाकी जब अलंकार आएगा तब हम डीपली पढ़ लेंगे, अलंकार भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा समझ लेते हैं विशेषण विशेष्य क्या होता है। विशेषण विशेष्य होता है हमारा जहाँ पर विशेषता बताई जाए, जैसे कि हम शब्द ले लेते हैं या वाक्य ले लेते हैं, काला कुत्ता, समझदार लड़की। काला कुत्ता और समझदार लड़की हमने 2 ये ले लिए, तो इनमें हमने विशेषण बताइए क्या होगा विशेषण इन दोनों में। तो इनमें एक पहले में होगा हमारा काला और दूसरे में समझदार हमारा विशेषण हो जाएगा। और विशेषण क्या होता है कि जिसके बारे में मतलब विशेषता, विशेषण में याद रखिएगा विशेषता,
यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखना, उसके बारे में जो बताए वह विशेषण। मतलब आप इस तरीके से याद रखिएगा कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं हमारे। विशेषण आपने पढ़ा होगा, जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहेंगे, और विशेष्य वो होगा जिसके संदर्भ में बताया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं, फिर से समझाएंगे विशेष्य। तो लड़का, कुत्ता, ये हमारे क्या है, पहले में काला कुत्ता, लड़का कुत्ता, ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलती होगी, उसके लिए माफी चाहूँगा। जैसे कि काला कुत्ता, तो पहले में क्या है, काला हमारा विशेषण है, और ये अब किसकी विशेषता बता रहा है, कुत्ते की विशेषता बता रहा है कि कुत्ता कैसा, कुत्ता तो हमारा काला है, तो कुत्ता हमारा विशेष्य हो जाएगा। समझदार लड़की, तो यहाँ पर क्या है, लड़की हमारी समझदार है, तो समझदार हमारा क्या होगा, विशेषण, और विशेष्य हमारी लड़की। तो दोस्तों अगर इसके निष्कर्ष के बारे में आए, निष्कर्ष की बात करें, तो विशेषण हुआ हमारा विशेषता, जो शब्द विशेषता बताए वो विशेषण, और जिसके बारे में विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विशेष्य। तो कुल मिलाकर हम समझ गए हैं कि विशेषण का और विशेष्य का मतलब होता है जहाँ पर विशेषता बताई जाए। यहाँ तक कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है मुझे लगता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल भी आपको यहीं से करवा लेते हैं ताकि आप जब अलंकार पढ़ें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे हम ले लेते हैं नीलमणि, तो इसमें विशेषण विशेषता क्या है, नीली, नीली है मणि हमारी, है ना, तो विशेषण क्या है, होगा हमारा नील, और विशेष्य क्या होगा, मणि, मणि के बारे में बता रहा है ना, मणि के बारे में बताया जा रहा है कि मणि कैसी है, नीली है, तो विशेषण हमारा नील हो जाएगा और मणि हमारी विशेष्य हो जाएगी। श्वेतोत्फल, श्वेतोत्फल में विशेषण और विशेष्य अगर की हम बात करें कि क्या होगा, तो श्वेत का मतलब होता है हमारा सफ़ेद, और उत्पल का मतलब हमारा कमल होता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सफ़ेद कमल, कमल के बारे में बताया जा रहा है कि कमल कैसा है, हमारा सफ़ेद है, तो विशेषता में श्वेत आ जाएगा, विशेष्य में हमारा उत्पल आ जाएगा। वहीं पर अगर लगे हाथ हम बात करें उपमान उपमेय की, उपमान उपमेय की अगर हम बात करते हैं तो उपमान उपमेय को भी समझ लेते हैं। उपमान उपमेय, तो सबसे पहले उपमान को देखते हैं कि उपमान जिसमें तुलना की जाए, जिसमें तुलना की जाए, बाकी उपमेय जिसकी तुलना की जाए। तो उपमान उपमेय का पूरे अगर हम निष्कर्ष निकालें तो वो होता है हमारा कि जब किसी की तुलना किसी से की जाए, किसी की किसी से तुलना की जाए तो उसे उपमान उपमेय कहा जाता है। बाकी उपमान हमारा होता है कि जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो उपमान, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय। बार बार कर बता रहा हूँ, जिसकी तुलना की जाए उपमान नहीं, जिसकी तुलना की जाए उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। जैसे यहाँ पर है हमारा मृग नयन, मृग हमारा हिरण होता है और नयन हमारा आंखें होती है। तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है, तुलना हमारी आंखों की जा रही है, और आंखों की तुलना किससे की जा रही है, हमारी मृग से की जा रही है, हिरण से की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा उपमान क्या हो जाएगा, मृग हो जाएगा, और उपमेय हमारा नयन हो जाएगा। नहीं समझे, समझ गए, शाबाश, अच्छी बात है। नहीं जब जो नहीं समझे वो यहाँ से समझ ले। जैसे चंद्रमुख, तो यहाँ पर तुलना किसकी हो रही है बताइए, चंद्रमुख, चंद्र के समान है जो मुख, या चंद्र वाला मुख, जो भी आप कहें, आप अपनी कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, क्योंकि हमने मेंस नहीं लिखना, हमने सीधे टिक ही लगाकर आने हैं। तो चंद्रमुख में तुलना किसकी की जा रही है, मुंह की तुलना की जा रही है ना, मुख की तुलना की जा रही है। और मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है दोस्तों, किसके साथ की जा रही है, चंद्र के साथ की जा रही है, चांद के साथ की जा रही है। तो उपमान हमारा क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा, और उपमेय हमारा मुख हो जाएगा। मतलब जो हमारा उपमान होता है, उपमान से तुलना होती है, किसकी तुलना होती है, उपमेय की तुलना होती है। मतलब कि उपमान की नहीं, उपमेय की उपमान से तुलना होती है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ऑल अबाउट अगर कर्मधारय के निष्कर्ष के ऊपर हम आए, जहाँ विशेषता बताई जाए या किसी से तुलना की जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। मतलब जिन लोगों ने विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय को समझ लिया, तभी तो मैंने ज़्यादा टाइम विशेषण और विशेष्य उपमान उपमेय में लिया। अगर आप लोग एक बार विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय को समझ लेते हो दोस्तों, तो आपको कर्मधारय समास समझने में किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी, यह मेरा आपसे वायदा है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अभी मुझे नहीं पता मैं कितने बजे वीडियो अपलोड करूंगा। ये जैसे ही ये वीडियो हो जाएगी उससे 5-10 मिनट के बाद आपकी दूसरी वीडियो जो है समास पार्ट 2 भी अपलोड होगा, वो भी प्रीमियम में होगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। बाकी अगर आप अंत तक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।